हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पुराने वाले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन डिस्कस किया था। तो ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पुराने वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन देखो, हमें वहां तक जाने से पहले जो फर्स्ट लॉ के बेटा कुछ लिमिटेशन थे। देखो, मैं आज के लेक्चर में सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ स्टार्ट करूंगा और आज का लेक्चर क्या ना बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि मैं आपको एंट्रोपी के बारे में सिखाऊंगा। ओके, एंट्रोपी एक बड़ा टेक्निकल टर्म है और इसके बारे में बच्चे काफी ज्यादा हाईली कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो बेटा जो इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के कुछ देखो लिमिटेशन थे। तो थर्मोडायनामिक्स सिंपली क्या प्रेडिक्ट करता है, मैंने अपने पुराने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मेंशन किया था कि थर्मोडायनामिक्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की फिजिबिलिटी को ये बेटा एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली क्या होता था कि वो एनर्जी के यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में वो एक्सप्लेन करता था। यानी इनवर्स की जो एनर्जी होती है वो रिमेन्स क्या ना कंजर्व रहता है। ओके, तो वो क्या ना कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। तो फर्स्ट लॉ का देखो कुछ लिमिटेशन ऐसे था, अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो आप इसका क्या ना स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूरे मेरे कंटेंट को अच्छे से रिटर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। तो बेटा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से जाने से पहले फर्स्ट लॉ का तुम्हारे पास लिमिटेशन ये कहता है, वो तो स्पेशली एनर्जी के बारे में बता रहा था कि इनवर्स की एनर्जी क्या होना रिमेन्स कंजर्व रहता है। ओके, तो जो इसका लिमिटेशन था अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस हो गया। अब देखो बेटा इसमें क्या था, व्हाई डू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस अकर इन अ नेचुरल डायरेक्शन। देखो फिजिकल प्रोसेस में स्पेशली बेटा मतलब ये हो गया, जैसे कोई फिजिकल प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड जाना चाहेगा और लिक्विड से कहाँ जाना चाहेगा, गैसियस फेज में जाना चाहेगा। जैसे जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको स्पेशली आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से जब गैस जाएगा तो इसको इवेपोरेशन प्रोसेस बेटा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन। तो नेचुरल रिएक्शन जितने भी होते हैं ये इस टेंडेंसी में जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो दो लिमिटेशन समझ में आ गया, अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। दूसरा बेटा क्या था कि व्हाई डू सम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अकर इन नेचुरल डायरेक्शन। नेचुरल डायरेक्शन से मतलब क्या ना कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में ही क्यों जाना चाहता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो अब देखो सेकेंड लॉ को जाने से पहले हमारे पास दो क्या ना प्रोसेस आते हैं, हम जिसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के नाम से जानते हैं बेटा। तो कभी कभी आपके एकेडमिक लेवल पे ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस पूछ लेता है। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और उसके जो लिमिटेशंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तभी आप क्या ना सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को जाने से पहले हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस दो टेक्निकल टर्म समझना है। ओके, तब हम लोग क्या ना कि इसके बाद एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट हमारे कुछ ऐसे डिराइव हुए बच्चे। पहले अपने लोगों ने फर्स्ट लॉ के बारे में अच्छे से समझा कि फर्स्ट लॉ टोटली एक्सप्लेन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। फिर वो रिएक्शन की प्रिडिक्ट को नहीं कर पाता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे होगा। रिएक्शन हमारे पास नेचुरल डायरेक्शन में सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस क्यों जाता है, तो ये भी आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो आपके ये दो लिमिटेशंस हो गए। अब सेकेंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो कंटेंट है, नॉन स्पॉन्टेनियस है बच्चे और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस ये मीनिंग अपने आप में सजेस्ट करता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हमें मीनिंग ये सजेस्ट करता है बच्चे। देखो पहले स्पॉन्टेनियस के बारे में समझो। स्पॉन्टेनियस एक ग्रामर में भी ये सब चीजें पढ़ाया जाता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा स्वतः होता है, इटसेल्फ होता है। यानी हमें कुछ अलग से एनर्जी देने का, सोर्स ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बाहर से हमें सप्लाई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस। समझो स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ पाए, जो स्वतः होते हैं, जो इटसेल्फ होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल फील कराता हूं बच्चे, जैसे क्या ना कि देखो वर्षा होता है, बरसात होता है, तो बारिश क्या ना हम लोग थोड़ी नहीं कराते हैं, ये सब नेचुरल प्रोसेस होते हैं। तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस बोलोगे। ओके, जैसे आपके जो झरने से पानी गिरते हैं या टॉप टू बॉटम, यानी जो एनर्जी का फ्लो अगर हाई से लोअर एनर्जी की ओर जाता है तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, जैसे बरसात हो गया, ये भी मैंने आपको समझाया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर कोई एनर्जी का जो फ्लो है हाई टू लो जाएगा तो इस प्रोसेस को भी स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा।
जैसे एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चे आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप स्कूल जाते हो समझो, अगर आप स्कूल जाओगे तो अगर आप इटसेल्फ जाते हो समझो, अगर आप अपने बिना पेरेंट्स के स्कूल जाते होगे दबाव में समझो, बिना प्रेशर के, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस। अगर प्रेशर दे के जाओगे स्कूल, यानी कि पेरेंट्स बार बार आपको फोर्स करेंगे नहीं स्कूल जाना है स्कूल जाना है, तो ऐसे वाले को बेटा बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस बोलोगे। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मीनिंग क्लियर हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो स्वतः होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है ना कि हमें कुछ उसमें बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, यानी हमें कुछ उसमें करवाना पड़ता है, यानी एनर्जी दे करके हम उस पर कुछ करवाना चाहते हैं, तो दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जैसे बच्चे देखो, स्पेशली मैंने इसमें कुछ और भी अच्छे एग्जांपल लिखे हैं, पहले एग्जांपल से फील करो, बाकी अपना कंटेंट ये नोट कर लेना अच्छे से। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, देखो जैसे चीनी को आप पानी में डाल दो या नमक को पानी में डाल दोगे तो धीरे धीरे क्या है ना घुलना शुरू हो जाता है, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी हमने उसको घोलने के लिए कुछ अलग से सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दी है बच्चे, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक और एग्जांपल देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जैसे आप झील के सामने या नदी के सामने जब देखोगे तो उस पानी से बच्चे क्या ना कि मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ने लगते हैं, तो क्या ये सब चीजें हमने अपनी तरफ से थोड़ी नहीं कराया, ये तो इटसेल्फ होता है, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आ गया सभी को। अब देखो बेटा इसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, विच हैज नेचुरल टेंडेंसी, which has natural tendency to occur either on its own, जो क्या ना कि खुद से हो जाए, जो कि अपने आप स्वतः हो जाए, जैसे बारिश होता है, तो बारिश को देखो हम लोग नहीं कराते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है समझो। ओके, दूसरा बच्चे क्या नहीं में, और आफ्टर सम इनिशिएशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, यानी कुछ शर्त दे करके हम क्या ना उसमें इनिशिएट करते हैं, जैसे आप चीनी को घोलते हो पानी में तो ऐसे नहीं घुलता है, जब उसको आप चम्मच से स्टीयर कर देते हो तो देखो क्या ना धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलोगे स्पॉन्टेनियस विथ सम इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस विथ सम इनिशिएशन, यानी हमने उसमें स्टीयर के माध्यम से या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से यानी चीनी को पानी में डिजोल्व करने की कोशिश किया बच्चे। अंडरस्टैंड हो गया? आई होप कि आपको इतना अच्छे से स्पॉन्टेनियस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे देखो स्पॉन्टेनियस समझ गए, तो ठीक इसी का उल्टा देखो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अ प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, सच प्रोसेस कैन बी मेड टू अकर बाय कॉन्टिन्यूअस सप्लाइंग एनर्जी, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है कि इसको हमें आगे से मतलब सिंपली बच्चे, यानी इसको हमें प्रोसेस को घोलने के लिए हमें बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअसली देना पड़ेगा, तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस बोलोगे, यानी हमें फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा डिजोल्व करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आप हम सभी घरों में प्रैक्टिकली पानी को बॉयल करते हैं, ठंडी के टाइम पे आएगा, या नॉर्मल पानी को बॉयल करते हैं जब कोल्ड सीजन आता है तो जनरली पानी को बॉयल करते हैं, तो बच्चे बताओ क्या पानी को बॉयल किए हैं तो पानी अपने आप थोड़ी ना उसमें बॉयल हो गया है, हमें उसमें टेम्परेचर को देना पड़ेगा, यानी हमें चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा ना, टेम्परेचर जब तक नहीं दोगे तो पानी कैसे बॉयल हो जाएगा, तो सिंपली प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नॉन स्पॉन्टेनियस का बेटा एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर पानी कैसे बॉयल हो जाएगा, तो दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा बेटा इसमें एग्जांपल देखो, जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है, जैसे मेरे को H2O को तोड़ना है, तो क्या ऐसे इसमें से H2 और O2 निकल जाएगा, यानी H2O को तोड़ने के लिए यानी उसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जब तक कि उसमें सम एनर्जी नहीं दोगे एक्सटर्नल सोर्स से तो क्या H2 अलग हो जाएगा, क्या O2 अलग हो जाएगा, तो ऐसे बेटा प्रोसेस को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। अंडरस्टैंड हो गया? तो बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस में दोनों की मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब हमें आगे चलना है, सीखना है, इसमें सेकेंड लॉ को स्टार्ट करना है, और सेकेंड लॉ को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया बच्चे सीखना है, यानी अभी एंट्रोपी सीखने से पहले हमें दो प्रोसेस यानी दो क्राइटेरिया को सीखना है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसमें नेक्स्ट देखो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, यानी हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बाद हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। तो मेन देखो इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमें एंट्रोपी को और इससे रिलेटेड जो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है इसको बेटा समझना ईजी हो जाता है। ओके, अब देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि पहला स्पॉन्टेनिटी के लिए किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी का देखो एक्सचेंज है, जैसे मेरे पास डेल्टा H नेगेटिव आ जाए, कोई मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाए बेटा, डेल्टा H नेगेटिव आ जाए। ओके, तो बेटा इसमें डेल्टा H क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल के पास लोअर एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा,
लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से फील कराता हूँ, यदि हम कहना कि सिंपली ब्रेकफास्ट करते हैं और जब कहीं हम दावत जाते हैं, तो दावत में जब जाते हैं तो हम ज़्यादा पूरा गर्दन तक खाना खींच के खा लेते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी आ गया समझो। अब ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो आप समझो क्या कहते हैं, देर तक बैठ नहीं पाओगे, और कम समझो नाश्ता करके आप 4 घंटा 5 घंटे तक स्टडी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल के पास या कोई रिएक्शन के पास कम एनर्जी है, अगर कम एनर्जी तो बेटा इसमें कम एनर्जी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। जैसे हम कहना कि नाश्ता कर लें, नाश्ता करने के बाद क्या ना कि हम मॉर्निंग में 6 से 7 घंटा या 5 घंटा आराम से काम कर सकते हैं। वही कि आप दावत में जाते एकदम पूरा गर्दन तक चाँप लेते हैं, समझो खींच लेते हैं, तो आपको बोल दिया जाए 4 घंटा पढ़ने के लिए, तो बैठ नहीं पाओगे। तो सिंपल फंडा ये है कि हमें फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए सम रिएक्शन में समहाउ मेरे को डेल्टा एच कहीं नेगेटिव दिख जाए, तो डेल्टा एच बेटा नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। एक्सोथर्मिक वाले भी क्या है ना, ये स्पॉन्टेनियस को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सोथर्मिक मींस लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी प्रोसेस इज फिजिबल। अब बेटा देखो इसमें क्या है ना, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। किसी मॉलिक्यूल के पास डिसऑर्डर हो जाए या रैंडमनेस कहीं उसमें से आ जाए। रैंडमनेस का बेटा मतलब क्या हो गया कि मोर फ्रीडम ऑफ मोशन हो गया, मोर फ्रीडम ऑफ मोशन हो गया समझो। जैसे एग्जांपल्स फिल करते देखो, अभी ये टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आएगा, ओके बच्चे। तो जैसे H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड है। देखो अब ये बेटा सॉलिड से कहाँ जाता है, लिक्विड में जाता है। इस प्रोसेस को देखो बच्चे क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं। तो इसमें क्या है ना कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, काफी एकदम पास पास होते हैं। तो उसके अंदर जो फ्रीडम है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फ्रीडम क्या होगा, उसमें कम होगा, यानी मॉलिक्यूल काफी क्लोज होंगे समझो, ठीक है। अब जैसे लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल का फ्रीडमनेस है समझो वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कोई मॉलिक्यूल सॉलिड में कम रहना चाहेगा एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा बेटर फील करता है गैसियस में समझो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक यहाँ है तो कोई दूसरा बाहर होगा समझो बच्चे। तो ये हो गया तुम्हारा समझो मोर फ्रीडम ऑफ मोशन के बारे में हो गया। इसी को बोलते हैं रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर बोला जाता है। यानी इसका हिंदी बेटा आता है बिखरावपन समझो। जैसे सिंपली क्या ना कि बिखरावपन हो गया, या समझो कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गया समझो। लड़ाई झगड़ा होने से क्या हो जाते हैं, लोग दूर दूर हो जाते हैं, फ्रीडम आगे हो जाता है समझो, इंक्रीज कर जाता है। अभी देखो एंट्रोपी को सीखेंगे, फिलहाल इसमें आओ आप देखो। जैसे बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, लिक्विड से गैस है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। अब देखो लिक्विड से गैस जो है ना, ये ज्यादा रहने की टेंडेंसी रखता है, यानी कोई मॉलिक्यूल लिक्विड से बजाय गैसियस में ज्यादा फ्रीडम समझ पाता है। तो दिस इज द मोर फिजिबल रिएक्शन, ओके। ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि यही सब कॉन्सेप्ट मिल करके रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बेटा एक्सप्लेन करते हैं, ओके। अब जरा देखो इसमें, अब बेटा मैंने इसमें एग्जांपल तीसरा मेंशन किया, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl हो गया। अब जैसे ही NH4Cl को पानी में डालोगे तो ये aqueous में टूट जाएगा, NH4 प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। जब इसके साथ जुड़ा था तो NH4Cl बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या केमिकली बॉन्डेड था। जैसे ही पानी में डाले बॉन्ड टूट गया, अब उसके अंदर का फ्रीडम बढ़ गया समझो, बढ़ गया बच्चे, तो समझो बिखरावपन ज्यादा हो गया। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो बेटा ये ओवरऑल टेंडेंसी फॉर क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी है। तो मैंने इसको 2 पॉइंट मेंशन किया है। किसी सिस्टम के पास बेटा क्या हो जाए, मिनिमम एनर्जी हो जाए तो भी क्या ना प्रोसेस फिजिबल होगा। सपोज रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज फिजिबल। आगे बेटा देखो, स्टेट ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, यानी किसी मॉलिक्यूल के पास बिखरावपन रैंडमनेस ज्यादा हो जाए। रैंडमनेस ज्यादा हो जाने से मतलब क्या हो गया कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है समझो, मोर फ्रीडम है बेटा। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम रैंडमनेस, मॉलिक्यूल यदि गैसियस फेज में होगा तो ज्यादा बिखरावपन होगा, वो ज्यादा समझो रिएक्शन बेटा फिजिबल होगा। डन हो गया। अब देखो इन्हीं सबको एक्सप्लेन करने के लिए देखो हमें अपनी केमिस्ट्री में एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसका नाम है एंट्रोपी। क्योंकि हम बार बार क्या ना कि रैंडमनेस से, डिसऑर्डरनेस से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसी को, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ न्यू पैरामीटर जिसका बेटा नाम है एंट्रोपी। क्योंकि एंट्रोपी देखो एक नया टर्म है तो पेपर में आने के चांसेस 70% बढ़ जाता है। तो देखो एंट्रोपी ये टेक्निकल टर्म है और मैंने इसको अपनी तरफ से बड़ा इजी लैंग्वेज बना दिया है
कि देखो सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमें डिसऑर्डर या बिखरावपन को मेजरमेंट करता है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो बच्चों इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच इज मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, यही इसका मेन लाइन है समझो। तो बेटा एंट्रोपी क्या है? सिस्टम की या थर्मोडायनेमिक की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेजर करने में इसका यूज किया जाता है। ओके, यानी विच इज मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस। सिंपली बेटा क्या मतलब है कि बिखरावपन को मेजर करने के लिए जो नया पैरामीटर यूज किया गया, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी या इज नोन एज इंट्रोपी। अंडरस्टैंड हो गया? तो अब देखो जितने भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं उन सबका एक ही फीचर्स होता है, दीज आर द स्टेट फंक्शन। स्टेट होगा तो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करेगा, और ये बल्क प्रॉपर्टी है बेटा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है? सिंपली डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड, इसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, ये 3 पॉइंट प्रीवियस वाले पॉइंट की तरह सिमिलर होते हैं। जैसे आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, जैसे आपने इंथैल्पी पढ़ा, वैसे ही आपके बेटे पास एंट्रोपी का भी पैरामीटर वही है, बस इसमें एक नया पैरामीटर आ जाएगा जिसका मेन फॉर्मूला होता है, यानी एंट्रोपी जो होता है बच्चे Q डिवाइड बाई टेम्परेचर। Q डिवाइड बाई टेम्परेचर, यानी एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब बेटा देखो इसका यूनिट निकालोगे तो हर वाले पैरामीटर में जूल आता था या सिंपली जूल पर मोल आता था। इस बार देखो क्या है ना, Q आ गया और टेम्परेचर आ गया, तो बेटा Q का यूनिट जूल आएगा, और जब ऊपर पलटी मारेगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा या जूल पर केल्विन हो जाएगा। ओके, तो एंट्रोपी बेटा ये ऐसा पैरामीटर है कि जो बिखरावपन और डिसऑर्डर को मेजर करता है। यही पर क्या ना कि आपको एंट्रोपी पे ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने अगले वाले स्लाइड में बच्चों। अब देखो इन्हीं सबको मिला दिया जाए तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। जैसे बच्चे कहना कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड जाएगा, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या देख पा रहे हैं कि लिक्विड में फ्रीडम ज्यादा है। अब लिक्विड से गैस जाएगा, जैसे इवेपोरेशन है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी उसकी ऑलवेज बढ़ती है। तो बेटा इसी को कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन होगा तो इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस चेंज हैं उनकी एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जानते हो कैसे? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर मेरे को गैसियस फेज दिख जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पर उसका फ्रीडम ज्यादा है, मतलब वो प्रोसेस ज्यादा होना चाहता है। क्लियर हो गया? जैसे लिक्विड से कोई गैस जाना चाहता है तो गैसियस प्रोसेस मोर फिजिबल है। मोर फिजिबल मतलब मोर एक्यूरेट है समझो, मतलब इसकी स्टेबिलिटी वहां पर रहना चाहता है समझो। मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा इसमें फर्स्ट लॉ को अगर सेकेंड लॉ को कंबाइन करोगे तो इसका भी स्टेटमेंट बन सकता है, यानी इनवर्स का जो एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है, वेयर एज एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो फर्स्ट लॉ कहता है इनवर्स की एनर्जी कंजर्व रहता है, वाइल सेकेंड लॉ क्या कहता है इनवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करता है। बच्चों इतना समझ में आ गया? तो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस बेटा करेंगे अपने अगले वाले कंटेंट में। ओके, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। ओके, थैंक यू।